Lord. Hello everyone. Good morning, sir. होमवर्क था डीबीपी नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sir, 6. H2O2 reduces K4FeCN6. किस मीडियम में H2O2 रिड्यूस करता है K4FeCN6 को? ये तो याद रखना पड़ेगा. जनरली ये एसिडिक मीडियम में रिड्यूस करता है. सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 12. equivalent mass of H2SO4 in the following reaction. H2SO4 किस में जा रहा है? H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है H2S में. सल्फर है +6, यहाँ सल्फर है -2. सल्फर का 6 × 1 × 1, यहाँ होगा -2 × 1 × 1. 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो n फैक्टर हो जाएगा 8/1. इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 98/8. मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर. थर्टीन, 14, 15, 16, 17. 17. Which of the following statement are correct? The point at which equivalence amount of titrate is added is called equivalence point.
इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है, इक्विवेलेंस टाइट्रेंट का और टाइटर का इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है पॉइंट एट विच रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू कंप्लीट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। सही है, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होता है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है एट द एंड पॉइंट ऑफ ए रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो गलत है, एंड पॉइंट पे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ रिएक्शन सिमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट एडेड। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। At the equivalence point of reaction, the stoichiometric amount of titrant is not added. At the equivalence point of reaction, the stoichiometric amount of titrant is not added. इक्विवेलेंस पॉइंट पे टाइट्रेंट और टाइटर का दोनों का इक्विवेलेंट इक्वल होता है, तो जितना भी टाइट्रेंट लेंगे उसका तो इक्विवेलेंट ऐड करना ही पड़ेगा। ऐड किया जाता है, सही होगा, मतलब एक गलत हो जाएगा, ऐड किया जाता है, इज एडेड होगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई डाउट है? सर ऑटो रिडक्स रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनल में क्या फर्क डिफरेंस है? तो लास्ट क्लास में हम लोग एन फैक्टर देख रहे थे। एन फैक्टर हम लोग नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का देखे थे। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का देख लिए थे एन फैक्टर। नेक्स्ट इज एन फैक्टर ऑफ एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है, सपोज दैट मान लो Fe2+ है और इसमें 6Cn माइनस ऐड कर दिए, ये बन जाता है FeCN6 4 माइनस। Fe2+ का इन फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में मेथड अलग होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में Fe2+ is taking 6 lone pair from Cn minus Fe2+ is taking 6 lone pair from Cn minus. Cn minus is called ligand. लिगेंड किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करता है। Cn माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कार्बन पे भी एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर है। कार्बन लोन पेयर डोनेट करेगा, कार्बन लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको लिगेंड बोलेंगे। एक कार्बन एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 6 Cn माइनस 6 लोन पेयर डोनेट करेगा। एन फैक्टर ऑफ Fe2+ मतलब कटायन, n factor of Fe2+ can be written as number of lone pair received by Fe2+ from all ligands. This is equal to 6. n factor of Fe2+ हो गया 6। यहाँ पे 2 नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। Cn मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन।
और जो इस कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल एटम का, वही n फैक्टर इस कॉम्प्लेक्स का भी होता है। दैट इज आल्सो इक्वल टू n फैक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका n फैक्टर, Cn माइनस का n फैक्टर क्या होगा? Cn माइनस एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, n फैक्टर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू 1। मतलब जितना वो लोन पेयर डोनेट करेगा, n फैक्टर इसका 1 होगा, इसका 6 होगा। कॉपी कर ली सब लोग? हाँ सर। जैसे मान लो Zn2 प्लस है एंड इट इज रिएक्टिंग विथ 4NH3, ये बन जाता है ZnNH3 होल 4। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस। व्हाट इज n फैक्टर ऑफ Zn2 प्लस? Zn2 प्लस कितना लोन पेयर ले रहा है? अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो 4 लोन पेयर देगा, एक इधर से देगा, एक इधर से देगा और एक इधर से देगा। The number of lone pair received by Zn2 plus is 4. What is number of lone pair given by NH1 and NH3? 1. What is the factor of this? Suppose that we have Fe3 plus 3 C2O4 2 minus. ये बन जाएगा Fe C2O4 whole thrice 3 minus. What is the factor of Fe3 plus? 3 हो जाएगा, सॉरी इसका n फैक्टर इतना होगा Fe3 प्लस का, यहाँ पे C2O4 2 माइनस बाइडेंटेड लिगेंड, इसका एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर देगा, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से, टोटल 3 है, तो कितना हो जाएगा इसका n फैक्टर? 6 हो जाएगा। n फैक्टर C2O4 2 माइनस का कितना हो जाएगा? बाइडेंटेड है, इसका भी n फैक्टर कितना होगा? These are methods to find n फैक्टर, और n फैक्टर का क्या यूज है? नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं और इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट इज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को F से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। अब फॉर्मेलिटी देखेंगे तो फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, observed number of moles of solute divided by volume of solution in liter।
क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सक्यूज में लैपटॉप में अपने आप पे हो गया। सबको दिख रहा है? हाँ जी सर। सर। तो वहाँ थे, फॉर्मेलिटी देख रहे थे। तो फॉर्मेलिटी इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वो होता है आई इनटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। Initial number mole is also called theoretical mole. Initial number of moles by volume of solution liter is called molarity, कैपिटल M। इसका मतलब फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है I into molarity, where what is I? I is called Wants-of factor. Wants-of factor। मोलरिटी तो सबको कैलकुलेट करने आता है। I कैसे कैलकुलेट करते हो देखेंगे आप। तो this concentration unit is used if solute either undergoes dissociation or association। सॉलिड आइदर अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जब भी सॉलिड डिसोसिएट या एसोसिएट करेगा तो फॉर्मेलिटी हम लोग यूज करेंगे। तो आई का जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। आई होता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल मोल्स। इनिशियल मोल का मतलब जब डिसोसिएशन नहीं हुआ है। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। इनिशियल मोल को लिखते हैं गिवन वेट बाय इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट। Given weight by molecular weight observed is called observed number of moles. Given weight by initial molecular weight is called initial moles. यहाँ W कैंसिल हो गया, यहाँ से I आ गया, MI by M observed। और MI मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी की टर्म में 2 into वेपर डेंसिटी इनिशियल।
ये हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, आई का फॉर्मूला आ गया इनिशियल मोलिकुलर वेट बाय ऑब्जर्व मोलिकुलर वेट, दैट इज आल्सो इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। वेपर डेंसिटी इनिशियल को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ आई। तो हम लोग देखेंगे केस 1, केस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में क्या होगा? सपोज दैट 1 मोल ऑफ एन डिसोसिएट टू गिव n मोल ऑफ ए, 1 मोल ऑफ एन डिसोसिएट टू गिव n मोल ऑफ ए। This is meaning of dissociation. Let us suppose at t equal to 0, a mole of n is present. What happens at t equal to t? A minus x. यदि इसका x मोल डिसोसिएट करेगा at time t, at any unknown time t, जैसे इसका 1 मोल डिसोसिएट कर रहा था तो इसका n मोल प्रोड्यूस हो रहा था। यदि इसका x मोल डिसोसिएट करेगा तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा? nx। स्टार्टिंग में 0 था। तो हम लोग डिसोसिएशन के केस में डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज number of moles of reactant dissociated, number of moles of reactant dissociated by initial number of moles, initial number of moles of reactant. So what is number of moles of reactant dissociated? That is x. कितना मोल डिसोसिएट किया इसका n का x बाय इनिशियल कितना था? a था। x बराबर आ जाएगा a अल्फा, ये हो जाएगा a माइनस a अल्फा, ये हो जाएगा na अल्फा। तो अल्फा के टर्म में हम लोग मोल्स लिख लिए। अब आई का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आई क्या था? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। Observed number of moles means what is total number of moles at time t equal to t divided by initial moles. और इसका फॉर्मूला था mi by m ऑब्जर्व और वेपर डेंसिटी इनिशियल बाय वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। I is equal to observed number of moles is a minus a alpha plus na alpha divided by initial moles is a, यहां से a कैंसिल हो जाएगा
तो आई का हम लोग को फॉर्मूला मिल गया डिसोसिएशन के केस में 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। So this is a standard formula for I in case of dissociation, but this formula can be only used. It can be only used if coefficient of n is equal to 1. यदि n का कोफिशिएंट 1 होगा तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो I का वैल्यू जो होगा डिसोसिएशन के केस में हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो n है, n हमेशा 1 से ज्यादा होता है। n is always greater than 1. If n is always greater than 1, then this quantity is positive, alpha is also positive, then I will be always positive, sorry, greater than 1. If I is greater than 1, then what we can write, I 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोरिलेशन। यहां तो कॉपी कर लिए? हाँ सर। If I is greater than 1, then what we can write, formality is equal to I into m. It means in case of dissociation, formality is always greater than molality, क्योंकि I का वैल्यू 1 से ज्यादा है। Formality is also called observed molality, and m is called theoretical molality or initial molality. तो फॉर्मेलिटी टर्म सिर्फ तब यूज करेंगे जब वहां पे सॉलिड डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहा है, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कहीं लिखा हुआ है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन और इसका अल्फा दिया हुआ है 1, तो NaCl डिसोसिएट करता है तो क्या देता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसका I क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, n का वैल्यू क्या होगा, इसका 1 मोल डिसोसिएट कर रहा है तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका n का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 2, तो फॉर्मेलिटी आ गया 2, सॉरी I आ गया 2, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा I इंटू m। I का वैल्यू 2 हो गया और मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1, तो फॉर्मेलिटी हो गया 0.2 मोल पर लीटर। फॉर्मेलिटी का वही यूनिट होता है जो मोलरिटी का होता है, बिकॉज फॉर्मेलिटी इज आल्सो टाइप ऑफ मोलरिटी। सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया डिसोसिएट करता ही नहीं है, यूरिया डिसोसिएट नहीं करेगा तो I का वैल्यू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, अल्फा 0 है तो I का वैल्यू हो जाएगा 1, तो फॉर्मेलिटी हो जाएगा I इंटू m। यहाँ फॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल आ जाएगा, दैट इज 0.1। ऐसा सॉलिड जो डिसोसिएट नहीं करता है उसका फॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल होता है।
Suppose that we have भाई AlCl3 aqueous and its value of alpha is given. AlCl3 in water dissociate to give plus aqueous plus 3Cl minus. What is value of I? 1 plus alpha. What is value of N? 1 plus 3, 4. The formality is equal to I into M. 4 into M, let us suppose its concentration is given as 0.2 molar. Suppose that 2A is dissociated to give 5B plus 8C and its value of alpha is given as 0.2. What is value of I for this reaction? इसके लिए I का वैल्यू क्या होगा? I क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा. अल्फा इज व्हाट? 0.2. N का वैल्यू क्या होगा? देखो यहाँ पे A का कोफिशिएंट 2 है तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको. 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 5B प्लस और ये हो जाएगा 4C. N का वैल्यू हो गया 5/2 प्लस 4, जो हो गया 13/2 माइनस 1. I मिल गया. ऐसे हम लोग केस ऑफ एसोसिएशन देखेंगे. केस ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन के केस में क्या होता है? n मोल ऑफ A कंबाइंड टू गिव 1 मोल ऑफ N. यहाँ पे जस्ट रिवर्स होता है. A का n मोल कंबाइन करके 1 मोल N का बना लेता है. T को 0 पे मान लो इसका A मोल है, तो T को T पे क्या लिखेंगे? A माइनस NX. इसका N एड करेगा तो 1 मोल प्रोड्यूस होगा. A of A associates to produce 1 mole of N. N mole of A produce 1 mole of N. तो A NX यहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे हम लोग नया टर्म डिफाइन करते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. Degree association. What is degree of association? This is called as number of moles associated by initial number of moles of A. This is called degree of association. According to this definition, what is value of beta? क्या हो जाएगा? कितना मोल एसोसिएट कर रहा है इसका? कितना मोल एसोसिएट कर रहा है? NX. स्टार्टिंग में कितना मोल था? A. तो यहां से हम लोग को X का वैल्यू मिल जाएगा. X का वैल्यू क्या हो जाएगा? A बीटा बाई N. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. A माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ NX? A बीटा. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ X? A बीटा बाई N.
कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? I क्या होता था? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बाय इनिशियल मोल्स। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? A माइनस A बीटा डिवाइड बाय A बीटा बाय N। कितना मोल दिखाई दे रहा है यहाँ पे? A माइनस A बीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ A बीटा बाय N दिखाई दे रहा है, डिवाइड बाय इनिशियल A हो गया। I क्या हो जाएगा? A कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस बीटा 1 बाई N माइनस 1, ये हो जाएगा I का फॉर्मूला। N जो है ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि N इज ग्रेटर देन 1, N ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 बाई N क्या होगा? लेस देन 1 हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा तो I हमेशा लेस देन 1 होगा। इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कब? जब बीटा का वैल्यू 0 हो जाए। वैसे ही उसमें करेक्शन कर लो, अल्फा वाले में I का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1। I का अल्फा का वैल्यू 0 होगा तो I 1 हो जाएगा। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। तो I इज लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए फॉर्मेलिटी क्या होगा इस केस में? लेस देन इक्वल टू मोलरिटी। जैसे मान लो 2 मोल ऑफ AlCl3 combined to produce 1 mole of Al2Cl6. This reaction is called dimerization। और इस डायमराइजेशन का डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है 0.4। इसका हम लोग को I कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस बीटा 1 बाई N माइनस 1। 1 प्लस बीटा का वैल्यू 0.4 है, N का वैल्यू कितना होगा? I हो जाएगा 0.8। Next concentration unit is volume strength of H2O2 solution। Volume strength of H2O2 solution. This is another concentration unit to represent a strength of H2O2 solution. This concentration unit is used only to represent concentration of H2O2 solution. This unit of concentration is used to represent the concentration of H2O2 solution only. Suppose that 10 volume H2O2 solution is written। कहीं पे 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन
produced 10 liter of O2 gas at STP. वन लीटर H2O2 सोल्यूशन कितना लीटर O2 गैस प्रोड्यूस करेगा? 10 लीटर प्रोड्यूस करेगा. तो इसको हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे? जैसे मान लो वी हैव x मोलर H2O2 सॉल्यूशन, मोलरिटी H2O2 सॉल्यूशन का दिया हुआ है. x molar H2O2 solution. What is the meaning of this? 1 liter H2O2 solution contains x moles of what? H2O2. अधिक मोलरिटी x मोलर है तो उसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ? 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन कंटेन x मोल्स ऑफ H2O2. तो H2O2 डिसोसिएट करेगा, क्या देगा? H2O प्लस हाफ O2. ये रिएक्शन होता है. तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में x मोल H2O2 का है. इसका 1 मोल डिसोसिएट करता है तो ऑक्सीजन का हाफ मोल मिलता है. 1 मोल ऑफ H2O2 प्रोड्यूस्ड हाफ मोल ऑफ O2. x मोल ऑफ H2O2 विल प्रोड्यूस क्या होगा? x/2. x/2 moles of O2. Let this solution is producing V liter of O2 gas at STP. In terms of mole, we have calculated moles of O2 gas. What is moles of O2 gas in terms of volume? Volume के टर्म में O2 गैस का मोल क्या होगा? V/22.4. V/22.4 given volume by molar volume. दोनों मोल को इक्वल कर दिए तो यहां से V का वैल्यू मिल गया. क्या मिल गया? 11.2 इंटू क्या? इसी V को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं. दिस V इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ. यहां से मोल कैलकुलेट कर लिए O2 का और यहां से मोल कैलकुलेट कर लिए. दोनों O2 का मोल हम लोग इक्वल कर दिए तो यहां से हम लोग को वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मिल गया. तो व्हाट इज फॉर्मूला? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया 11.2 इंटू मोलरिटी. ये फॉर्मूला याद रखना है. We know that
नॉर्मलिटी क्या होता है? n फैक्टर इंटू मोलिटी होता है, और n फैक्टर H2O2 का हमेशा 2 होता है, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो मोलिटी का वैल्यू हो जाएगा n/2। n/2 का वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग नॉर्मलिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू m/n/2। So this is 5.6 into normality. n factor 2 कैसे आया? n factor of H2O2 is always 2 whether it behaves as oxidizing agent or reducing agent। इसका n factor हमेशा 2 होगा, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करे। जैसे H2O2 डिसोसिएट टू गिव H2O। यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है? H2O2 का क्या हो रहा है? यहाँ पे H2O2 का ऑक्सीजन नंबर -1 है, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे H2O2 कैसा बिहेव कर रहा है? यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसका कैसे n फैक्टर कैलकुलेट करेंगे? तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर -1 है, इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 इंटू 1 इंटू 2, इधर हो गया -2, इधर हो गया -4। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो इसका n फैक्टर 2/1 हो जाएगा। n फैक्टर H2O2 का कितना हो गया? 2/1। व्हाट हैपन इफ इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बिहेव करेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन -1 से 0 जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस है, नाउ हियर इट बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन बैलेंस है तो व्हाट इज ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -1 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे क्या होगा? 0 इंटू 2 इंटू 1। इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो व्हाट इज n फैक्टर ऑफ दिस? 2/1। n फैक्टर इसका 2 हो गया। तो n फैक्टर इसका हमेशा 2 होगा, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बिहेव करे चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ बिहेव करे। इसलिए हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ ए H2O2 solution which is 28% weight by volume। सॉल्व करो सब। एक सोल्यूशन है H2O2 का, 28% वेट बाय वॉल्यूम है, उसका हम लोग को वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। सॉल्व करो सब।
एनीवन? तो 28% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 100 ml solution contains 28 gram of solute. Which one solute? H2O2 is solute. This is meaning of 28% weight by volume H2O2. So now just tell what is molarity of this solution. Molarity क्या होगा? Molarity होता है moles of solute 28 by इसका molecular weight is 34 moles of solute by volume of solution liter 100 by 1000. This is 28 by 34 into 10 by 1. This is molarity. It gives 140 by 70. What is volume strength? 11.2 into molarity. Value put कर दो. कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर कर लिया। Next concentration unit is percent leveling of oleum sample. OLEUM. Oleum sample. Percent leveling of oleum sample. Oleum क्या होता है? Oleum is a mixture of SO3 and H2SO4. It is also called fuming H2SO4. ओलियम एक मिक्सचर है SO3 और H2SO4 का. It is also called fuming H2SO4. जैसे कहीं लिखा हुआ है 109% ओलियम, ऐसा लिखा रहेगा और इसका तुमसे मीनिंग पूछेगा. इसका मीनिंग क्या है? तो ऐसा जब भी लिखा रहे 100 ग्राम का सैंपल ले लो. इस सैंपल में क्या क्या है? SO3 गैस है और H2SO4 लिक्विड है. 100 ग्राम के इस मिक्सचर को ही ओलियम बोलते हैं. तो 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड फ्रॉम आउटसाइड. 100 से ऊपर जो भी क्वांटिटी होगा अमाउंट ऑफ वाटर एडेड फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से कितना वाटर ऐड किया गया है? 109 है यानी कि 9 ग्राम ऐड किया गया 100 ग्राम में. 115 रहता तो 15 ग्राम वाटर ऐड किया गया 100 ग्राम में. Now we have to find percentage of free SO3. This is called free SO3. बिल्कुल फ्री है. And combined SO3. H2SO4 में भी एक SO3 छिपा हुआ है, उसको combined SO3 बोलते हैं. यहाँ जो SO3 है उसको free SO3 बोलते हैं. यहाँ के SO3 को combined SO3 बोलते हैं. So we have to find percentage of this. So let this is x gram out of 100 gram. SO3 का मास x ग्राम ले लिए. H2SO4 का मास कितना होगा? 100 minus x ग्राम. अब देखो ये जो SO3 है वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा. जो वाटर 9 ग्राम ऐड कर रहे हैं तो H2SO4 बना लेगा. ये जो H2SO4 बन रहा है वो नया है, न्यू. ये जो था पुराना था, ओल्ड. ये नया H2SO4 बन रहा है. ये पुराना वाला H2SO4 H2O के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है. H2SO4 कैन नॉट रिएक्ट विद H2O. आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? जैसे 9 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो SO3 कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 न्यू में और H2SO4 जो पुराना वाला था पुराना ही रह जाएगा.
ओल्ड ही रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन इसका 100 ग्राम था, इसका 9 ग्राम था, तो टोटल मास कितना हो जाएगा इसका 109। नाउ जस्ट टेल व्हाट इज मोल ऑफ SO3। SO3 का मास है x ग्राम, SO3 का मोल कितना हो जाएगा? व्हाट इज मोल ऑफ SO3? x गिवन मोल बाय मोलिकुलर मास। व्हाट इज मोलिकुलर मास? व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ SO3? 80। SO3 का मोल हो गया x बाय 80 मोल। व्हाट इज मोल ऑफ H2O? H2O का मास है 9 ग्राम, तो व्हाट इज मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा बताओ? 9 बाई 9/2। अब देखो इसका 1 मोल के लिए रिएक्शन का मीनिंग क्या है? 1 मोल ऑफ SO3 रिक्वायर 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ SO3 रिक्वायर 1 मोल ऑफ H2O। मतलब रिएक्शन करने के लिए इसका मोल और इसका मोल दोनों का मोल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं x बाई 80 SO3 का मोल दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 9/10। दोनों का मोल इक्वल होना चाहिए रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए। SO3 का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो H2O का भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, यानी कि दोनों को कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए इसका मोल और इसका मोल इक्वल होना चाहिए। तो यहां से x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 40 ग्राम। x का वैल्यू हम लोग को मिल गया। x का वैल्यू मिल गया तो हम लोग परसेंटेज फ्री SO3 बता सकते हैं। और ये परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 x बाय 100 इंटू 100 कितना आ गया? x मतलब 40%। Now we can find percentage of combined SO3. In order to find percentage of combined SO3, बताओ 1 मोल ऑफ H2SO4 ओल्ड, combined SO3 तो यही है ना, क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ H2SO4 old contains how many mole of SO3? इसका 1 मोल H2SO4 का कितना मोल SO3 है इसमें? 1 मोल। 1 मोल ही SO3 है। इस SO3 को क्या बोल रहे हैं हम लोग? कंबाइन SO3। 1 mole of H2SO4 contains 1 mole of combined SO3. One mole of H2SO4 old contains 1 mole of combined SO3. What is mass of H2SO4 old? 100 minus x. 98 gram. 98 gram contains what is molecular mass of SO3? 80 gram. So 1 gram contains 80 by 98. What is mass of H2SO4 old? 100 minus x. What is that? 60 gram. 60 gram contain 80 by 90 into 60. This is mass of combined SO3 in this sample. Any confusion? सबको ये वाला पार्ट समझ में आया? सर बोल रहे हैं 1 मोल H2SO4 ओल्ड जो है उसमें कितना मोल SO3 है? 1 मोल SO3 है। यहाँ जो SO3 रहेगा उसको कंबाइंड SO3 बोलेंगे। 1 mole of H2SO4 old contain 1 mole of combined SO3. What is mass of 1 mole of H2SO4 old? 98 gram molecular mass. And what is mass of SO3? Molecular mass of SO3 80 gram. So 1 gram contain 80 by 98. So what is the mass of H2SO4 old? इसी में तो कैलकुलेट करना है combined SO3. 60 gram. 60 gram contain 80 by 98 into 60. So this is mass of combined SO3. Mass of combined SO3 is not known. What we can calculate? Percentage of combined SO3. What is percentage of combined SO3? कितना आया बताओ? कितना आया? 80 by
कितना है बताओ? 80/98 इंटू 60 percentage of combined SO3 equal to mass of combined SO3 80/98 into 60 divided by total mass 100 into 100. Any confusion? अच्छा इसमें बताओ, ये 109 ग्राम है, इसका मास कितना होगा? 100 माइनस एक्स, इसका तो मास सेम ही रहेगा ना। एक्स का वैल्यू 40 आ गया था, कितना होगा? 60 ग्राम। इसका मास कितना होगा? तो दिस इज अबाउट परसेंट लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम सैंपल। एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एन वॉल्यूम सैंपल what can be maximum leveling of वॉल्यूम सैंपल? वॉल्यूम सैंपल का मैक्सिमम लेवलिंग कितना हो सकता है? एक क्वेश्चन है। लेट इट इज 100 प्लस y परसेंट। y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वी हैव सैंपल 100 ग्राम of SO3 and H2SO4। इसका x ग्राम है, तो इसका क्या होगा? 100 माइनस x ग्राम। बताओ, तो इसका लेवलिंग 100 प्लस y है, तो कितना ग्राम वाटर ऐड किया गया है? Y ग्राम। Y अब SO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बना लेगा? बताओ SO3 का मास कितना है? SO3 का मोल कितना है बताओ? x ग्राम मास है, तो मोल कितना होगा? x/80। बताओ H2O का मोल कितना होगा? y डिवाइड बाय 18। दोनों का मोल इक्वल होना पड़ेगा। x/80 इज इक्वल टू y/18। यहां से y का वैल्यू मिल गया। y का वैल्यू क्या हो गया? 18/80 इंटू एक्स। तो मैक्सिमम लेवलिंग कैलकुलेट करने के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। y का मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकता है। 100 के बराबर नहीं होगा, 100 से कम होगा, 100 से ऊपर नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22.5।
यानी कि मैक्सिमम लेवलिंग जो होगा हमेशा 122.5% से कम होगा। क्योंकि 100 क्यों नहीं हो सकता है? यदि SO3 100 हो जाएगा, H2SO4 0 हो जाएगा तो उसको ओलियम नहीं बोलेंगे। तो SO3 का वैल्यू हमेशा 100 से कम होगा, इसलिए परसेंट लेवलिंग मैक्सिमम 122.5% हो सकता है। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखो, एन ओलियम सैंपल labeled as 104.5% in 10 gram of this sample, 90 milligram water is added. Then which of the following are correct for resulting solution? पहला ऑप्शन है solution contains 10.09 gram H2SO4. दूसरा है solution contains 15.86% H2SO4. थर्ड है solution contain 8.49 gram H2SO4. अब फोर्थ है solution contain 20% free SO3. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास DPP 7 डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लिए सब लोग? हाँ सर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।